नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दाल की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी, धान के लिए अधिक नुकसानदायक है पत्ती लपेटक सूड़ी। अनुदान सीधे खातों में भेजने के लिए सरकार ने बनाई पारदर्शी योजना। गन्ना किसानों को हानि नहीं होने दी जाएगी अगले सत्र में। नवंबर का महीना है मौन पालन के लिए बेहतर। औषधि खेती का बढ़ रहा दायरा। और लखनऊ दूरदर्शन में हुआ सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत में इंपोर्टेड दाल की सबसे ज्यादा खेप भेजने वाले देश कनाडा में साल 2015-16 के दौरान दलहन की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जिस वजह से कनाडा से भारत आयात होने वाले दलहन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारतीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में देश में 40 लाख टन से ज्यादा दलहन का आयात हुआ है और इसमें से सबसे ज्यादा करीब 55% यानी 21.95 लाख टन का आयात अकेले कनाडा से ही हुआ है। समय से बारिश न होने के कारण धान में लगने वाले कीट पत्ती लपेटक सूड़ी से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि इस कीट के लगने से पूरी फसल को नुकसान होता है। करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी सूड़ी हरे पीले रंग की होती है और इसका सिर गहरे भूरे रंग का होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर धान में इस कीट का प्रकोप है तो क्लोरोपाइरीफॉस 30%, क्विनोलफॉस 25% या मोनोक्रोटोफॉस 36% में से किसी एक दवा को पानी के साथ मिलाएं और प्रति हेक्टेयर में 1.5 लीटर पानी और दवा के मिश्रण के साथ छिड़काव करें। किसानों को बीज और कृषि उपकरण अनुदान पर दिलाने के लिए किसान पारदर्शी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 70,250 किसानों के पंजीकरण का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत अब तक 21,000 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को अब तक कृषि यंत्र और बीजों की खरीद पर अनुदान की धनराशि उन्हें सीधे दी जाती थी और इसमें आए दिन गड़बड़ी की शिकायतें भी होती थी। लेकिन अब सरकार ने अनुदान को किसानों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए किसान पारदर्शी योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को पंजीकरण कराने पर अनुदान की धनराशि RTGS के तहत सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण जन सुविधा केंद्र, जन सेवा केंद्र, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, उप कृषि निदेशक कार्यालय के अलावा विभाग के अन्य कार्यालयों में भी निःशुल्क कराए जा रहे हैं। आगामी पेराई सत्र में गन्ना किसानों को आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए गन्ने की नकद खरीद को पूर्णतः समाप्त कराया जाएगा। गत पेराई सत्र 2014-15 में बरेली परिक्षेत्र की सभी चीनी मिलों को आवंटित 696 क्रय केंद्रों का कुल 2,41,787 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र आवंटित किया गया था, जिसके बराबर चीनी मिलों ने 745.88 लाख कुंटल गन्ने की खरीद की थी। आगामी पेराई सत्र 2015-16 में बरेली परिक्षेत्र में 2,33,838 हेक्टेयर उपलब्ध गन्ना क्षेत्र से 1,521.67 लाख कुंटल गन्ना उत्पादन का अनुमान है। किसान भाइयों, सितंबर से नवंबर तक का समय मौन पालन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय सरसों और यूकेलिप्टस की बढ़वार होती है। इससे मधुमक्खी ज्यादा मात्रा में शहद बनाती है। मौन पालन की शुरुआत के लिए मिलने वाले ऋण के बारे में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार यानी जिसमें ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है, आवेदन कर सकता है। इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 0% पर ब्याज और सामान्य वर्ग के लिए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऐसे ऋण की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए तक की होती है। प्रदेश के किसान औषधि खेती को प्राथमिक फसलों के तौर पर अभी तक नहीं करते थे, लेकिन ये चलन अब बदल रहा है। राष्ट्रीय औषधि बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में औषधि खेती की जाती है, जिसमें प्रदेश के गाजीपुर, सीतापुर, बाराबंकी, कन्नौज, अलीगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में औषधि पौधों का व्यापार प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए होता है। भारत में 6,000 से ज्यादा किस्मों के औषधि पौधे पाए जाते हैं। जानकारों की माने तो हमारे देश में औषधि उत्पादों का वैश्विक निर्यात 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। किसान भाइयों, सौर ऊर्जा का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। प्रदेश की पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा लघु औद्योगिक इकाइयां होने की वजह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल यहां पहले से बेहतर हुआ है। सोलर पावर परियोजना अधिकारी यूपी नेडा के मुताबिक सूरज से ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार से सोलर पावर नीति 2013 के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं।
सरकार गांवों में खेती से लेकर घरों की बिजली अब सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रदान कर रही है। दिनांक 30 सितंबर 2015 को लखनऊ दूरदर्शन में कृषि सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता दूरदर्शन केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती रिफत शाहीन ने की, जिसके अंतर्गत किसानों को सुदृढ़ बनाने वाले कार्यक्रम कृषि दर्शन में अगले 3 माह में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई तथा विभिन्न विभागों से आए वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव दिए। दूरदर्शन केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख ने भी उनके विचारों पर सहमति प्रदान की। साथ ही प्रस्तुतकर्ताओं ने बैठक में प्रस्तुत सुझावों द्वारा किए गए विषयों पर कार्यक्रम निर्माण का आश्वासन दिया। किसान भाइयों, अगर बात अगले महीने यानी नवंबर में होने वाले कृषि कार्यों की करें तो इस महीने में सोयाबीन और तिल की कटाई करते हैं और खेत को रबी फसल के लिए तैयार करते हैं। धान की कटाई करते हैं और खेत को अगली फसल बोने के लिए तैयार करते हैं। गेहूं की बोनी भी इसी माह में होती है। यदि खेत में नमी ना हो तो बोनी के बाद सिंचाई करें। चना, मटर, सरसों की बोनी भी इसी माह में की जा सकती है। गन्ने की फसल अगर तैयार हो गई हो तो उसे काट सकते हैं और इस माह केले की फसल में खाद देकर फसल से लदे हुए वृक्षों को टेक लगाकर सहारा दिया जा सकता है। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1515 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ में 1600 रुपए, इटावा की मंडी में 1490 रुपए और लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1530 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2040 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ की मंडी में 2250 रुपए, इटावा की मंडी में 2275 रुपए और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों 3850 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ की मंडी में सरसों का भाव 4050 रुपए, इटावा की किसान मंडी में सरसों का भाव 3975 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों का भाव 3680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 530 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ की मंडी में 800 रुपए, इटावा में 525 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की औसत कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1875 रुपए, लखनऊ की मंडी में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों कहते हैं कि वृक्ष जो है वो हमारी धरोहर हैं। ये भूमि के कटाव को रोकते हैं, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं और साथ ही साथ वर्षा में सहायक होते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो किसान भाई ये वृक्ष जो है वो जो हम परंपरागत खेती करते हैं, फसलों को उत्पादन करते हैं, अगर उनके साथ हम इनको लगाते हैं, वृक्षों का रोपण करते हैं तो एक साथ हम जो है वो दुगना आय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम किसानों के लिए आय का साधन भी हैं, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, किस तरीके से हम सभी किसान भाइयों के लिए लाभदायी है, आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. आनंद जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं, जो ये कृषि वानिकी है ये क्या है? देखिए, कृषि वानिकी कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे किसान भाई ये बहुत वर्षों से पारंपरिक तरीके से करते आए हैं जी। इसमें एक ही खेत में एक ही समय पर खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हमारे किसान भाई वृक्षों का समायोजन करते हैं, जिससे अनाज, दालों, इनके साथ साथ उन्हें फल फूल, लकड़ी, ईंधन तथा पशुओं के लिए चारा मिलता है। और इस तरह से यदि हम देखें तो उस खेत से सकल उत्पादन में उस खेत से ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। तो ये किस तरह से आवश्यक है किसान भाइयों के लिए, क्या आवश्यकता है? देखिए, आज के परिदृश्य की बात हम करें तो कृषि वानिकी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण असंतुलन के कारण जलवायु मौसम में परिवर्तन हो रहा है और उसका दुष्परिणाम आज हमारे बीच में है। आज प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में है, फसलें प्रभावित हो रही हैं। तो यदि हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है तो वृक्ष का आच्छादन बढ़ाना पड़ेगा। और वृक्ष का आच्छादन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम कृषि वानिकी को अपनाएं, क्योंकि हम अपने चूंकि हमारे खेत घटते जा रहे हैं तो हम अपने खेतों में जंगल नहीं लगा सकते, वो व्यवहारिक भी नहीं होगा। इसलिए कृषि वानिकी ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम वृक्ष का आच्छादन बढ़ा करके पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में कृषि वानिकी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो फल फूल हैं और सब्जी है, इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। इस सब को बढ़ाने के लिए हमें कृषि वानिकी को अपनाना जरूरी होगा। डॉक्टर साहब, सामान्यतः देखा जाता है कि जो फसल लगाई जाती है खेतों में, उसके आसपास जो क्षेत्र होता है उसमें वृक्षों को लगाया जाता है। तो क्या इसकी कोई पद्धति होती है, कोई तरीका होता है जिसको अपनाना चाहिए किसान भाइयों को? जी, कृषि वानिकी की कई पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों में जैसे कृषि वन पद्धति है, कृषि उद्यान पद्धति है, वन चारागाह पद्धति है, मत्स्य कृषि वानिकी पद्धति है। इसके अतिरिक्त वृक्षों और फसलों के संयोजन से और कई सारी पद्धतियां हैं। तो इन पद्धतियों के अंतर्गत हम यदि वृक्षों का और फसलों का समायोजन करते हैं तो उस तरह की एक पद्धति, जैसे हम कृषि वन पद्धति को लें तो कृषि वन पद्धति में हम इमारती लकड़ी वाले वृक्ष जैसे सागौन, शीशम, पॉपुलर, यूकेलिप्टस आदि, इन सब तरह के जो वृक्ष हैं, इनके साथ में हम फसलों का संयोजन करते हैं या फसलों की खेती करते हैं तो उसको कृषि वन पद्धति बोलते हैं। साथ ही साथ यदि हम फल वाले वृक्ष जैसे आंवला, आम, बेल, बेर, करौंदा, इन सब वृक्षों के साथ में हम लाइनों में फसलों की खेती करते हैं तो उसको कृषि उद्यान पद्धति कहते हैं। साथ ही साथ जब हम चारा वाले वृक्ष के साथ में चारा वाली फसलें या बहुवर्षीय चारा वाली फसलें लगाते हैं तो उसको वन चारागाह पद्धति बोलते हैं। ये पद्धति मुख्यतः पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर भेड़ और बकरी पालन के लिए। इसके अलावा बहुत से किसान भाई मत्स्य पालन करते हैं तो तालाब की मेड़ पे किसान भाई उस पे वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, जिससे कि मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, साथ ही साथ उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनको हमारे किसान भाई अपना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इन जो पद्धतियों के आपने बारे में बताया है डॉक्टर साहब, इसमें से कौन सी जो पद्धति है जिसका अपना कर किसान भाई ज्यादा लाभ कमा सकते हैं? जी, इसमें जो मैंने बहुत सारी पद्धतियां बताई, इसमें एक कृषि उद्यान पद्धति है जिसमें हमारे किसान भाई जिसको लगा करके बहुत त्वरित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि जो इसमें इस पद्धति में हम फल वृक्षों को लगाते हैं तो फल वृक्षों में 2-3-4 साल के बाद फल देना प्रारंभ कर देता है और प्रतिवर्ष इससे किसान भाइयों को कुछ न कुछ लाभ मिलता है। इसलिए हमारे किसान भाई इस पद्धति को ज़्यादा अपनाते हैं। तो इस पद्धति में हम
चाहे आम आधारित कृषि वानिकी हो, चाहे आंवला आधारित कृषि वानिकी हो, अमरूद आधारित कृषि वानिकी हो, तो इस तरह फल वृक्षों के साथ में हम लगाते हैं। यानी एक बार का जो लागत है लग जाती है, उसके बाद हम लगातार हर वर्ष जो है उससे हम उत्पादन ले सकते हैं और खर्चा लगभग एक बार। ये बेहतर तरीका है किसान भाइयों के लिए कृषि वानिकी में। जब फसल और वृक्षों का चुनाव करना हो तो उसमें क्या सावधानी रखी जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि कृषि वानिकी के लिए जो महत्वपूर्ण है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष है ये ज्यादा दिन तक चलने वाली चीज है। यदि हमने सही तरह से चुनाव नहीं किया वृक्ष का या उसकी प्रजातियों का, तो हमें लाभ कम मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले वृक्ष के चुनाव पे ध्यान देना होगा, उसके बाद फिर फसल के चुनाव की बात आती है। तो यदि हम वृक्ष के चुनाव की बात करें, सबसे पहले जो भी वृक्ष लें वो भूमि एवं जो जलवायु हो उसके उपयुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें थोड़ा बहुत काट छांट बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि हम वृक्ष में यदि हम काट छांट करते हैं तो उसके उत्पादन पे कम से कम प्रभाव हो, तथा वृक्ष का फसलों पे बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव न पड़ता हो। तो इस तरह से हम वृक्षों का चयन करें। साथ ही साथ यदि हम फसल वृक्ष के साथ फसल ले रहे हैं, वो भी फसल भूमि एवं जलवायु के उपयुक्त होना चाहिए। और फसलों में जो भी फसल हम ले रहे हैं उसकी में जो सस्य क्रियाएं की जाती हैं, उन सस्य क्रियाओं का वृक्षों के फल उत्पादन पे, पुष्पन पे या उसकी वृद्धि पे कुछ विपरीत प्रभाव ना पड़ता हो। यदि हम, जैसे कि हम आंवला की बात करें, तो यदि हम आंवला के साथ में कोई फसल ले रहे हैं और उस फसल में यदि हम सिंचाई करते हैं आंवला की पुष्पन के समय, फूल आने के समय, तो आंवले के फूल गिर जाते हैं। तो ऐसे हम उसके साथ में ऐसी फसल लें कि जिसमें उस समय में हम सिंचाई करने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमें जो भी फसल लें उसका बहुत सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ ये देखें कि हम उस वृक्ष के साथ उस पर बहुत कम से कम प्रभाव पड़ रहा हो। तो इसका भी चुनाव कैसे किसान भाई को पता चले कि हमें अगर आंवला के साथ इस फसल को चुनाव करना है, या तो इसका भी कोई तरीका है? जी देखिए, यदि हम कई सारी पद्धतियां मैंने बताई कृषि उद्यान पद्धति में। यदि हम आम आधारित कृषि वानिकी की बात करें, चूंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई आम आधारित, खासकर लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में आम की खेती करते हैं, आम की बागवानी करते हैं, तो उसमें हमारे किसान भाई फसलों की खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई आम की वृक्षारोपण अभी करने जा रहे हैं अगले गर्मियों में या अगले मानसून में, तो वो किसान भाई आम आधारित कृषि वानिकी अपना सकते हैं। इसमें एक तरीका है कि रोपण की दूरी बढ़ा दें, पौध से पौध की दूरी कम करके लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा कर दें, जिससे कि अधिक दिनों तक सूर्य का प्रकाश मिल सके और फसलें कम से कम प्रभावित जब तक वृक्ष बड़े नहीं होते हैं तब तक जो है वो लगातार फसलें आम के वृक्ष के साथ लगा सकते हैं। और यदि उसमें छाया आ गई है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे किसान भाइयों के बागवान बगीचे, उसमें छाया आ गई है, तो उस छाया में हल्दी, अदरक और सूरन की खेती कर सकते हैं। तमाम औषधीय पौधे हैं, जैसे सतावर है, सर्पगंधा, अश्वगंधा, इसकी खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्या विशेष सावधानियां जिनका ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? इसमें कृषि वानिकी में सावधानियां बहुत सारी हैं। पहली सावधानी यह है कि हम जो भी वृक्ष लगा रहे हैं उसकी दिशा का ध्यान रखें। चूंकि सूर्य का प्रकाश अधिकतर दक्षिण दिशा में रहता है, सुबह लगभग 10 बजे से 3 बजे तक सामान्यतः दक्षिण दिशा में रहता है। तो यदि हम वृक्ष की लाइनें उत्तर दक्षिण दिशा में रखेंगे तो वृक्ष की छाया वृक्ष पे पड़ेगी और हमको हमारी फसलों को अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश मिल सकेगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ? उत्तर से दक्षिण की तरफ। दूसरी सावधानी यह है कि वृक्ष लगाने से पहले हम गड्ढे की अच्छी तरह खुदाई कर लें। यदि चूंकि वृक्ष एक बार लगाने के बाद उसमें हम कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते, तो एक निर्धारित दूरी पे, जो भी निर्धारित दूरी है जिन भी फल वृक्षों की, उसमें कृषि वानिकी के लिए पौध से पौध की दूरी कम कर दें और लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा करके निर्धारित दूरी पे और निर्धारित आकार का गड्ढा खोद लें, उस गड्ढे में तभी रोपण करें। इसके साथ ही साथ यदि उसमें किसान भाई ने कृषि वानिकी अपनाया हुआ है तो उसमें निरंतर काट छांट जरूर करते रहें। जो अनावश्यक शाखाएं हैं या जिसमें रोगग्रस्त शाखाएं हैं या और जो बहुत सी शाखाएं हैं जिनसे बहुत ज़्यादा छाया आ रही है, तो उन शाखाओं को हमारे किसान भाई काट करके हटा सकते हैं, जिससे फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल सके। कटाई में भी बहुत समस्या आती है, उसमें लिए किसान भाई क्या करें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कृषि वानिकी को केवल इसलिए नहीं अपनाते हैं क्योंकि उनको जो वृक्ष हैं उनकी कटाई में, खासकर सागौन, शीशम और इस तरह के वृक्षों की कटाई में तमाम तरह की प्रशासनिक और तकनीकी समस्याएं आती हैं।
इन सब के लिए हमारी भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। और अभी सन 2000 में एक राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 आई है और उस नीति में ये व्यवस्था दी गई है, राज्य सरकारों को ये गाइडलाइन दिया गया है। और 18 नवंबर 2014 को वन, पर्यावरण, मौसम, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई राज्य सरकारों को। उसके तहत ये व्यवस्था दी गई है कि यदि किसान भाइयों ने सागौन, शीशम और इस तरह के वृक्ष हैं जिनकी एक पूरी सूची दी गई है, उनकी खेती करते हैं, उनको कृषि वानिकी के तहत अपनाते हैं, तो उनको कटाई में और उसके आवागमन में कम जो असुविधा न हो उस पर छूट दी जाए, उनको प्रशासनिक समस्याएं ना आए। डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि कृषि वानिकी क्या है, इससे किसान भाइयों को किस तरीके से लाभ हो सकता है और एक ही समय पर फसल के साथ साथ वृक्षों का रोपण करके एक तो पर्यावरण में संतुलन की व्यवस्था भी होगी, साथ साथ जो है उनके आय के साधन भी खुलेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मुख्यतः ध्यान इतना रखना है कि समय के हिसाब से और फसलों के हिसाब से वृक्षों का चुनाव करें। सही फसल के साथ सही वृक्ष लगाएंगे और जो तकनीकी चीजें हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर उत्पादन आपको प्राप्त होगा। इसी तरह की विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।